अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 2 सिलेक्शन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम टॉपिक है। सो जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो उसमें इस टॉपिक को लाजमी तौर पे पढ़िएगा। हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कितनी कैटेगरीज हैं, कब किस सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हमने किस बेस पे यूज़ करना है। सो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको पढ़ा था। बेसिकली दिस वन इज ए स्ट्रक्चर वेयर सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंडीशन। हम कंडीशन के बिहाफ पे अपनी वैल्यूज को अगर वो ट्रू हो तो उन्हें सिलेक्ट करते हैं और अगर वो फॉल्स हो तो उन्हें सिलेक्ट करते हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं इट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। एक कंडीशन की बेस पे हम ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स को चूज करते हैं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू and ignored when the condition is false। अगर तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक कंडीशन के बिहाफ पे ट्रू हैं तो वो सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अपनी वर्किंग को एग्जीक्यूट करती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि उसके रेलिवेंट जो स्टेटमेंट्स होंगी वो हमें वहां पे डिस्प्ले होंगी। सबसे पहले हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे। हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझते हैं। उनमें से पहले नंबर पे है इफ एल्स स्ट्रक्चर और दूसरे नंबर पे है स्विच स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। एक कंडीशन को चेक करने के बाद अगर तो स्टेटमेंट्स ट्रू हों या फॉल्स हों तो उनके बेसिस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। और स्विच स्टेटमेंट की अगर हम बात करें when there are multiple choices available and only one should be executed then this structure is followed। हम switch statement को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और हमने उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। मैं दोनों की मिसाल आपको इस तरह देता हूँ। अगर हम if else स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको नहीं पता कि आपके इस क्लास में से कितने मार्क्स आएंगे, तो आप कंडीशन इम्पोज करते हैं, आप कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कंडीशन वो आपकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है तो इसका मतलब है कि आप इफ वाली साइड पे चले जाएंगे, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना आप एल्स वाली साइड पे चले जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आप आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वरना फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा सिलेबस को। स्विच स्टेटमेंट में हमारे सामने बहुत से फल मौजूद हैं और उनमें से हमें इंतखाब करने के लिए किसी एक फल को चूज करने के लिए हमें कहा जाता है। सो ऑप्शंस पहले से नाउन है। हमेशा याद रखिएगा स्विच स्टेटमेंट तब आती है जब ऑप्शंस नाउन होते हैं, पहले से उनका पता होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट तब आती है जब हमें ऑप्शंस का पता नहीं होता। इसके बाद हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरतीब के साथ हैं और कौन सी हैं। आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसमें वर्किंग कैसे परफॉर्म होती है। सो बेसिकली इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास स्टेटमेंट या कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसके बाद हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी वो रन करेंगी, और जो इफ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी हम उन्हें रन करवाएंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। बेसिकली हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट्स का जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम स्किप करके फंक्शन से बाहर आ जाएगा। हम इसकी वजाहत फ्लो चार्ट से देखेंगे और फिर इसके सिंटैक्स को देखने के बाद हम एक सिंपल एग्जांपल करके देखेंगे कि क्या हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे मॉड्यूल और डेफिनेशन के मुताबिक पूरी उतरती हैं या नहीं। हम सबसे पहले फ्लो चार्ट की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द रेलिवेंट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स प्रोग्राम विल बी स्किप्ड।
सिंपली हमें फ्लो चार्ट पे ये चीज नजर आ रही है, हम इसको बआसानी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट्स ट्रू सेक्शन के अंदर लिखी होंगी वो 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे रन नहीं होगी। अगर हम इसके जनरल सिंटैक्स की बात करें तो इफ लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें आपने 1 और मोर स्टेटमेंट्स को लिखना है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद हम सिंपली जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तो उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको स्क्रीन पे आता देखेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्क्रीन पे नजर आएंगे। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूजर से उसकी एज पूछते हैं। अगर वो एज 18 साल या 18 से ज्यादा रखता है तो इसका मतलब होगा कि हम उसे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे भाई यू आर मैच्योर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा #include stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा #include conio.h। यहाँ पे मैं मल्टीपल कलर्स यूज करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज किसके लिए आई और किसके लिए किसने क्या रोल प्ले किया। इसके बाद हमने लिखा नेक्स्ट लाइन के अंदर वाइड मेन, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ऑन करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा इंट एज, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने यूजर से उसकी एज पूछनी है। उसके बाद हमने लिखा printf एंटर योर एज, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखने के बाद हमने एंड पे सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा scanf, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखा %d, कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस ऑपरेटर और आगे हमने लिख दिया एज। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं इफ, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एज जो ऊपर वेरिएबल हमने बनाया हुआ था इज ग्रेटर देन और इक्वल 18। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद लिखा printf you are mature, और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद सेमीकोलन लगा के हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद लिखा get ch पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाने के बाद हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। याद रहे ये सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले यू आर मैच्योर इफ यूजर एंटर्स 18 और मोर एज। सो सिंपली हमारे पास यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यूजर से उसकी एज पूछनी है, और एज पूछने के बाद अगर वो एज 18 या उससे ज्यादा वैल्यू एंटर करता है तो इसका मतलब है हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यू आर मैच्योर। अब जो कलर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो किस स्टेटमेंट के साथ कौन सा आता है आप देखिएगा। stdio.h बेसिकली आता है printf और scanf के साथ, conio जो है ये आता है getch के साथ, वाइड मेन बेसिकली एक अलहदा से फंक्शन है, अगर आप इसको नहीं लिखते तो प्रोग्राम नहीं चलता और कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती और कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता। हमने वेरिएबल इंट एज लिखा, तो जहां पे भी हमने एज को इस्तेमाल करना है वो जो वेरिएबल ऊपर बना हुआ है उसी को इस्तेमाल करना है। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपने वेरिएबल एज लिखा और नीचे आके आप ए इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो वेरिएबल आपने पहले डिफाइन किया उसी वेरिएबल को लेके आगे चलना होता है। यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है 18, सो आप ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 10 में जब हम ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 11 में जो प्रोग्राम्स होंगे वहां पे हमने इस्तेमाल करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल का जो आपको सिंबल यहाँ पे नजर आ रहा है इफ कंडीशन के अंदर, ये हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो चेक करेगा कि क्या जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो 18 के बराबर है या उससे बड़ी है कि नहीं। अगर तो वो वैल्यूज आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम में जो आउटपुट आएगी वो लिखा होगा यू आर मैच्योर, और अगर आपने एज 18 से कम एंटर की तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा और प्रोग्राम वो आप लोगों का टर्मिनेट कर जाएगा। इस प्रोग्राम को अपने तौर पे करने की कोशिश करिएगा, इसकी आउटपुट आप मुझे कमेंट में शो करिएगा। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं जहां से मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी करता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक मुझे वहां पे देखने को मिलता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आइंदा लेक्चर्स में हम इसको मजीद बेहतर बनाएंगे और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को भी हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।